नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम उत्तर गुप्त काल के विषय में जानेंगे। उत्तर भारत में गुप्तों के काल के बाद उत्तर भारत की क्या दशा थी, क्या राजनीतिक स्थिति थी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं भारत का मानचित्र है। जिस समय गुप्तों का शासन खत्म होता है उस समय यहाँ पे जो मगध का जो आप ये पिंक एरिया देख रहे हैं ये आ जाता है उत्तर गुप्त वंश के अंतर्गत। उत्तर गुप्त वंश हालांकि गुप्त वंशों के वंशज नहीं हैं, इनका एक अलग वंश है जिसके बारे में अभी आज हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे राज्य विघटित हो जाते हैं जो कि गुप्तों के सामंत रह चुके थे। जैसे कन्नौज में मौखरी वंश आ जाता है और यहाँ पे गुजरात सौराष्ट्र का जो भाग है यहाँ वल्लभी में मैत्रक आ जाते हैं। और इस तरह से बहुत ही छोटे छोटे बहुत सारे राज्य बन जाते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ समीकरण उत्पन्न होते हैं, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे MCQs के माध्यम से। तो पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने वल्लभी के मैत्रकों के कौन से शासक के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? ध्रुवसेन प्रथम, ध्रुवसेन द्वितीय, धरसेन या भट्टारक? अभी जो मैत्रक हैं ये यहाँ पे हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे गुजरात का जो एरिया है यहाँ पे वल्लभी एक विश्वविद्यालय की भी इन्होंने फाउंडेशन रखी थी। भट्टारक जो हैं इसके ये फाउंडर थे। ये है फाउंडर इस वंश के, मैत्रक वंश। और यही सबसे पहला ऐसा क्षेत्र है जो गुप्तों से अलग हो जाता है, क्योंकि आप देखिए तो इसकी दूरी भी बहुत ज़्यादा है। एकदम पश्चिम प्रांत है ये, और गुप्तों का जो शासन था वो कहीं ना कहीं उत्तरी प्रांतों में था। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट ये अपनी आप की घोषणा करता है कि ये स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर देता है गुप्तों से। और भट्टारक जो है ये इस वंश की नींव रखते हैं, मैत्रकों, इसको हम वल्लभी के मैत्रक बोलते हैं। और यहाँ पे हर्षवर्धन का जो शासन है इस क्षेत्र में, अभी हालांकि हम हर्षवर्धन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हर्षवर्धन बहुत बाद में आता है। भट्टारक के समय में मैत्रकों का यहाँ पे संस्थापक जो मैत्रक वंश बना है इसके बहुत बाद हर्षवर्धन आता है। और हर्षवर्धन अपनी पुत्री का विवाह करता है ध्रुवसेन द्वितीय से। ये ध्रुवसेन द्वितीय का पूरा नाम है ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य। और हुएनसांग इसी के समय में भारत आता है और इसको कहीं कहीं ध्रुव भट्ट भी बोला गया है। तो ध्रुवसेन द्वितीय को ध्रुव भट्ट भी बोला गया है। तो कई बार हो सकता है एग्जाम में दूसरा नाम पूछ ले तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ध्रुवसेन को ही ध्रुव भट्ट बोला गया है। और हुएनसांग के अनुसार ये उतावले स्वभाव और संकुचित व्यवहार वाला व्यक्ति था। और हर्षवर्धन के प्रयाग और कन्नौज में जो धार्मिक समारोह हुए उसमें इसने भाग लिया था। अब ये जो वल्लभी जो विश्वविद्यालय है शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, उसकी वही ख्याति थी पश्चिम में जो कि नालंदा की थी उत्तर में। तो यहाँ से जो शिक्षित विद्यार्थी होते थे इनको ऊँचे ऊँचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें तो आज के दिन में जो जैसे IAS एकेडमी मसूरी है उस तरह से ये इस तरह की एक विश्वविद्यालय थी जहाँ पे जितने भी विद्यार्थी होते थे उनको प्रशासनिक पदों पे नियुक्त किया जाता था। और 7वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय में हमको 2 नाम मिलते हैं। एक है गुणमती, इसके बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं गुणमती। एक का नाम है गुणमती और दूसरे का नाम है स्थिरमती। तो गुणमती और स्थिरमती 2 इसके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं जो कि 7वीं शताब्दी में आते हैं। और ये एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है नेट के, और हो सकता है किसी और भी एग्ज़ाम में पूछा जाए, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वल्लभी के मैत्रकों से जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, हूण शासक मिहिर कुल के विषय में गलत का चयन करें। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, इस मानचित्र में ये पंजाब का जितना क्षेत्र है, पंजाब और कश्मीर का क्षेत्र है, ये यहाँ पे हूण शासक जो है वो शासन कर रहे हैं, जिसमें तोरमाड़ और मिहिर कुल हैं। अब ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं ये एकदम ऐसा परमानेंट नहीं रहता, ये हर 10-20 साल के अंदर इसका मानचित्र बदलता रहता है। और ये 590 ईस्वी का मानचित्र है, जबकि हूण शासक जब आएंगे, तोरमाड़ आएगा और मिहिर कुल आएगा, तो वो कुछ मालवा का भी क्षेत्र विजित कर लेंगे, जो कि ये है सेंटर इंडिया जिसको हम बोलते हैं, मध्य भारत है, उसका क्षेत्र विजित कर लेंगे। तो उनका क्षेत्र विस्तार जो है घटता बढ़ता रहेगा इन सभी के जितने भी हमने डायनेस्टीज देखी हैं उनमें। तो हूण शासक मिहिर कुल के विषय में गलत का चयन करना है हमको। पहला ऑप्शन है वो अत्यंत क्रूर, शिव अनुयायी और बौद्ध विरोधी था। गुप्त शासक बालादित्य से हार कर कश्मीर में शरण ली, लेकिन वहाँ के राजा की हत्या कर शासक बना और 1600 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया। तीसरा है ग्वालियर के लेख में उसे महान पराक्रमी तथा पृथ्वी का स्वामी कहा गया। देखिए ग्वालियर की बात हो रही है तो ग्वालियर तक उसका साम्राज्य आ गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने सेंट्रल इंडिया को जीत लिया है। चौथा है एरन के लेख में मालवा के शासक यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल की पराजय को एक काव्यात्मक ढंग से लिखा गया कि उसने भगवान शिव के सिवा किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाया,
ऐसे मिहिर कुल के मस्तक को अपने बाहुबल से यशोधर्मन ने नीचे झुकाकर अपनी चरण वंदना कराई। तो इसमें से हमको बताना है गलत क्या है। वो अत्यंत क्रूर था, शिव अनुयायी था और बौद्ध विरोधी था। घोर वो जो है वो एकदम घोर बौद्ध विरोधी था। और इसकी जो वर्णन है इसका जो ये हमको राजतरंगिणी में भी मिल जाता है। कश्मीर में वो जाता है, शरण लेता है, कश्मीर का राजा उसको शरण देता है और गुप्त शासक बलादित्य, इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके थे पिछले लेक्चर में। यदि आपने ना देखा हो तो मैंने गुप्त काल के ऊपर उस लेक्चर को डाला था, उसके प्रश्न आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। नरसिंह बालादित्य ने इसको हराया था और फिर इसको बंदी बना लिया था और अपनी माता के कहने पे किस तरह से उसने छोड़ दिया था, इसके ऊपर पूरी चर्चा कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो यहाँ से ये हार के भाग के जाता है कश्मीर और कश्मीर में शरण ले लेता है। और कश्मीर में जब ये शरण लेता है तो कश्मीर के राजा को वहाँ पे धोखे से मार देता है और वहाँ का शासन जो है शासक बन जाता है और 1600 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करता है। दोनों बात एकदम सही है। ग्वालियर के लेख में उसे महान पराक्रमी तथा पृथ्वी का स्वामी भी कहा गया, एकदम सही बात है। और ग्वालियर तक का क्षेत्र उसने विजित कर लिया था। मालवा तक का क्षेत्र हालांकि उसने विजित किया था, लेकिन मालवा पे जब वो आ रहा होता है आक्रमण करने, उस समय यशोधर्मन जो है, जो मालवा का शासक है यशोधर्मन, जिसको कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद ये गुप्त शासकों का सामंत रहा होगा, और यशोधर्मन ने इसको मिहिर कुल को बहुत बुरी तरह से इसको पराजित किया। और इसका हमको जो उल्लेख है वो एरन के अभिलेख में नहीं मिलता, ये हमको उल्लेख मिलता है किसमें, ये हमको मिलता है मंदसौर के अभिलेख में। तो एरन का अभिलेख नहीं है, मंदसौर का अभिलेख है। हालांकि पूरी की पूरी कहानी ऐसे ही लिखी गई है, काव्यात्मक ढंग से बहुत लिखा गया है कि किस तरह से उसने चरण वंदना करवाई। तो ये एरन का अभिलेख नहीं है, ये होगा मंदसौर का अभिलेख और हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा इस तरह से। और इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ज्ञान और दे देता हूँ। चीनी यात्री एक आता है सुंगयुंग, वो जब भारत आता है उस समय लगभग 520 ईस्वी की बात है, जिस समय मिहिर कुल जो है वो कश्मीर के साथ युद्धों में व्यस्त था। और हुएन सांग के अनुसार जो मिहिर कुल है वो बलादित्य से हारकर कश्मीर गया और वहाँ का राजा बन गया। ये जो वर्णन है ये हमको हुएन सांग बताता है। और इससे पहले वो जो है जब वो बलादित्य को हराता है उससे पहले वो संपूर्ण उत्तर भारत का शासक रह चुका होता है मिहिर कुल। यशोधर्मन से पराजय उसकी अंतिम थी और इसके फलस्वरूप उसकी शक्ति का नाश हो जाता है। और कल्हण के अनुसार उसने श्रीनगर में एक शिव मंदिर बनवाया था और कल्हण उसकी तुलना विनाश के देवता से करता है। तो कल्हण ने इसके बारे में वर्णन किया है, हुएन सांग ने वर्णन दिया है, उसी के आधार पर हमने इसके इतिहास को जानने की कोशिश की है। तीसरा प्रश्न है, उत्तर भारत शासकों के चक्रवर्ती गुप्त राजवंश के से पृथक माने जाने के कारण क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अब इस मानचित्र में जितना भी गुलाबी रंग का क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ पे उत्तर गुप्त शासक आ गए हैं। जिससे पहले हमने जो बात की थी गुप्त शासकों की थी, जैसे चंद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त हैं, विक्रमादित्य हैं, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, इन सब की बात की थी। अब ये उत्तर गुप्त जो हैं ये अलग कैसे हैं इनसे, इसके क्या क्या कारण हैं, ये हमको 3 दिए हुए हैं। हमको पहचानना है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं या हम इस नतीजे पहुंच सकते हैं कि ये जो उत्तर गुप्त शासक थे ये चक्रवर्ती गुप्त शासक से पृथक थे। पहला है परवर्ती गुप्त वंश परवर्ती गुप्त वंश के लेखों में चक्रवर्ती गुप्त वंश से संबंधों का उल्लेख नहीं है। दूसरा है इसी वंश के सभी राजाओं के अंत में गुप्त शब्द नहीं मिलता। तीसरा है इस वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त को अफसर लेख में निम्न कुल का कहा गया है। तो ऐसे कौन से 3 स्टेटमेंट हैं जो ये जस्टिफाई करते हैं कि ये जो उत्तर गुप्त शासक थे वो चक्रवर्ती गुप्त शासक से अलग थे। तो परवर्ती गुप्त शासकों के लेखों में हमको चक्रवर्ती गुप्त वंश के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता, एकदम सही बात है। और इसी वंश के सभी राजाओं में अंत में गुप्त शब्द नहीं मिलता। जैसे इसका एक राजा है आदित्य सेन, आदित्य सेन जो है उसके नाम के अंत में हमको गुप्त नहीं मिलता, वो केवल आदित्य सेन उसका नाम है। उसका जो अफसर अभिलेख है, अफसर अभिलेख में बिहार जिले में उसको जो बिहार का जो जिला है वहाँ पे बिहार का जो प्रांत है वहाँ पे गया जिले में एक जगह है अफसर, वहाँ से हमको एक अभिलेख मिलता है उत्तर गुप्त शासक आदित्य सेन का, जो कि इस वंश का 8वां शासक है। और ये वंशावली भी देता है वहाँ पे जो प्रथम शासक कृष्णगुप्त से लेके 8वें शासक आदित्य गुप्त तक। और वहाँ पे हमको इसके साथ साथ मौखरी वंश के साथ जो संबंध हुए उनका भी इतिहास मिलता है। और यहाँ पे हमको कहीं पे भी ये नहीं मिलता देखने को कि वो गुप्त वंश से संबंध जोड़ रहे हैं। और आदित्य सेन हमने जैसे बता दिया आपको गुप्त नहीं लगाता। तो ये 2 ऐसे प्रमाण हैं। इसी वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त को अफसर लेख में निम्न कुल का कहा गया, ये बात गलत है। निम्न कुल का नहीं कहा गया है, कहा गया है बहुत ही अच्छे कुल का, उच्च कुल का कहा गया है। लेकिन उच्च कुल का कहने के बाद भी उसको कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि ये गुप्त वंश से
यानी कि जो चक्रवर्ती गुप्त वंश है उससे ताल्लुक़ रखता था। अगर वो उनसे ताल्लुक़ रखते, क्योंकि इसके जो संस्थापक हैं कृष्णगुप्त, अगर इनका ताल्लुक़ चक्रवर्ती गुप्त वंश से होता तो यहाँ पे ये उच्च कुल ना लिख के बल्कि ये अब लिखते हैं कि हम चक्रवर्ती गुप्त वंश के ही वंशज हैं और इस बात पे इनको गर्व होता। और यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने नहीं लिखी, इसलिए हमारे पहले और दूसरे दो ही ऑप्शन सही होंगे। ये केवल ये है कि इसमें इसको निम्न कुल का नहीं कहा गया, उच्च कुल का कहा गया है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित उत्तर गुप्त शासकों को कालक्रम में लगाएं। महासेन गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त और देवगुप्त। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि कृष्णगुप्त जो है संस्थापक था, फाउंडर था कृष्णगुप्त। इसके बाद बहुत सारे और भी शासक हुए हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चौथा शासक है कुमारगुप्त, ये फोर्थ रूलर है इस डायनेस्टी का, उत्तर गुप्त डायनेस्टी का। और इसी के काल में ये जो वंश है ये सामंत स्थिति से मुक्त होता है। इससे पहले ये अभी तक जो है ये गुप्तों के सामंत के रूप में ही वहाँ पे राज्य कर रहे होते थे, लेकिन अब ये जो कुमारगुप्त है इन्हीं के शासन में ये सामंत स्थिति से मुक्त हो जाता है ये वंश, और इसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। इससे पहले जितने भी शासक हुए उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, जो कि दर्शाता है कि वो सामंत थे, और इसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। अभी तक मौखरी वंश के राजाओं से इनकी मित्रता होती थी, किंतु ये जो कुमारगुप्त था इसकी महत्वाकांक्षाएं थी बहुत ज़्यादा, और इसके फलस्वरूप जो मौखरी नरेश है इसके समकालीन वो है ईशान वर्मा। ईशान वर्मा से इसका युद्ध होता है, जिसमें ये जो कुमारगुप्त है ये विजयी प्राप्त करता है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद इसी का पुत्र है दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त इसका पुत्र है। अब ईशान वर्मा, जैसे मैंने बताया मौखरी वंश, यहाँ पे मौखरी वंश है ये, यहाँ पे राजा कौन है, इसका समकालीन है ईशान वर्मा। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि इसका समकालीन राजा कौन है, तो इसका समकालीन राजा है ईशान वर्मा कुमारगुप्त का। तो ईशान वर्मा हार जाता है कुमारगुप्त से, और कुमारगुप्त जो है ये कन्नौज तक के क्षेत्र में अधिकार कर लेता है। तो अब इस समय जो क्षेत्र है वो उत्तर गुप्तों का इतना बड़ा हो जाता है। इसके बाद दामोदर गुप्त आता है इसका पुत्र, और ईशान वर्मा का पुत्र आता है सर्ववर्मा। तो ईशान वर्मा का पुत्र है सर्ववर्मा, और ये सर्ववर्मा जो है ये दामोदर गुप्त के ऊपर आक्रमण करता है और दामोदर गुप्त को ये हरा देता है। अब ये मौखरी नरेश जो सर्ववर्मा है ये आक्रमण करके इसको हराता है, जिसकी वजह से मौखरियों का अधिकार जो है अब मगध तक हो जाता है। तो ये देखिए किस तरह समीकरण बदलना है। ये जो गुलाबी क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र है गेरुए रंग में, ये दोनों एक दूसरे से परस्पर युद्ध की स्थिति में आ गए हैं तीसरे वंश के बाद से। तो इसके बाद कुमारगुप्त के बाद आ गया दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त के बाद आता है महासेन गुप्त। अब ये जो महासेन गुप्त है ये मौखरी वंश की कहीं ना कहीं सामंत की तरह से काम करता है और उनकी आधिपत्य को स्वीकार कर लेता है। और अफसर लेख में इसको, ये जो अफसर का जो लेख है ये उत्तर गुप्त के शासकों के विषय में जानने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस लेख के अनुसार उसने असम नरेश को भी परास्त किया था, लेकिन ये अपने नाम के आगे कहीं पे भी महाराजा धिराज नहीं लगाता, जिससे ये समझ में आता है कि शायद ये महासेन गुप्त ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो दामोदर गुप्त के बाद महासेन गुप्त आ गया, और आखिरी में आएगा देवगुप्त। अब ये जो देवगुप्त है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इतिहास में, क्योंकि इसी के साथ मिलके गौड़ नरेश शशांक जो है इसके साथ मिलता है देवगुप्त के साथ। और जो देवगुप्त है ये ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। ग्रह वर्मा कौन है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। और ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है, जिसकी वजह से जो ग्रह वर्मा है वो मौखरी नरेश है। बस अभी आप फॉर द टाइमिंग इतना जान लीजिए, ग्रह वर्मा जो है वो मौखरी नरेश है, उसकी ये हत्या कर देता है देवगुप्त। जिसके बाद आगे चल के उत्तर भारत का समीकरण बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले कुमारगुप्त, उसके बाद दामोदर गुप्त यानी कि 2, 3, फिर महासेन गुप्त आ जाएगा, और अंतिम में आ जाएगा देवगुप्त यानी कि ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, उत्तर गुप्त वंश के किस शासक ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे? महासेन गुप्त, आदित्य सेन, कुमार गुप्त या देवगुप्त? अब ये जो 3 अश्वमेध यज्ञ किए गए हैं ये हमको अफसर लेख में नहीं मिलते हैं, ये हमको दूसरे अभिलेख में मिलते हैं। यदि आपको इसकी जानकारी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और यदि नहीं है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दूंगा। कौन सा ऐसा लेख है जहाँ से हमको आदित्य सेन के द्वारा किए गए 3 अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है? अब होता यह है कि हर्ष की मृत्यु हो जाती है, और हर्ष की मृत्यु के बाद जो मगध है ये आदित्य सेन इसका चक्रवर्ती शासक बन जाता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा देवगुप्त है, देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दी ग्रहवर्मा की, और अंतिम में आगे चल के राज्यवर्धन आता है। राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या करके कन्नौज और पूरा मगध का जो क्षेत्र है वो अपने, कन्नौज, मगध और मालवा का जो क्षेत्र है वो अपने आधिपत्य में ले लेता है।
लेकिन जब हर्ष की मृत्यु जाती है उस समय आदित्य सेन जो है ये यहाँ का चक्रवर्ती शासक बनता है और परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। और ये चक्रवर्ती गुप्त शासकों की तरह ही अभिलेखों में अपने आप को परम भागवत भी कहता है। तो ये अपने आप को परम भागवत कहता है, हालांकि ये बौद्ध धर्म का भी पोषक बनता है और ये परम भागवत उपाधि भी धारण करता है। आपको याद होगा परम भागवत की उपाधि जो है सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी और इसका अनुसरण आगे चल के गुप्त शासक करते रहते थे। और ये जो उत्तर गुप्त वंश का ये जो शासक है ये 8वां शासक है और सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक हुआ है उत्तर गुप्त वंश का। छठा प्रश्न है, मौखरी वंश के किस शासक के विषय में हर्षचरित में कहा गया है कि पृथ्वी पर सूर्य की भांति सुशोभित था? अवंती वर्मा, सर्ववर्मा, ग्रहवर्मा या भोगवर्मा? अब ये जो सूर्य की भांति प्रकाशित था या शोभित था वो केवल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो शासक है मौखरी वंश का उसने विवाह किया है राज्यश्री से, और ये जो राज्यश्री है ये है हर्षवर्धन की बहन। तो जो हर्षचरित है आपको पता होगा कि हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है और उसमें हर्षवर्धन के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। तो अब ये क्योंकि दामाद है तो दामाद की प्रशंसा करना स्वाभाविक है। तो जो ग्रहवर्मा है इसका विवाह होता है राज्यश्री से और देवगुप्त शशांक के साथ मिलकर, गौड़ नरेश शशांक के साथ मिलकर इस ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है, जिसके फलस्वरूप राज्यवर्धन इनके ऊपर हमला करता है और देवगुप्त की उसमें हत्या हो जाती है। देवगुप्त उस युद्ध में मारा जाता है और जो गौड़ नरेश शशांक है वो धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। फिर हर्षवर्धन आता है और हर्षवर्धन जो है वो पूरे कन्नौज और पूरे इसका क्षेत्र के ऊपर अपना शासन सुव्यवस्थित करता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बना के वहाँ पे शासन करना शुरू कर देता है। तो इसलिए जब हम देखेंगे कि हर्षवर्धन का किस तरह से उदय हुआ उसके बारे में हम उस समय विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मौखरी वंश के ग्रहवर्मा का विवाह होता है राज्यश्री से और इस समय राज्यश्री कुल 12 वर्ष की होती है जिस समय ये विवाह संपन्न किया जाता है। क्योंकि मौखरियों को भय था उत्तर गुप्त वंश से, तो मौखरियों ने पुष्यभूति वंश यानी कि जो हर्षवर्धन का जो वंश है वहाँ पे विवाह स्थापित करना शुरू किया था। 7वां प्रश्न है, हूण शासक तोरमान ने अपने को भारत में कुषाण राजाओं का वैध उत्तराधिकारी सिद्ध करने के लिए शाही उपाधि धारण की। शाही उपाधि कुषाण राजाओं की थी। ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कथन और कारण का। तो हमको ये बताना है कि दोनों पहले तो देखने सही है कि नहीं है, फिर ये देखना है कि क्या जो कथन है उसकी व्याख्या सही रूप से उसका कारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हूण शासक तोरमान ने अपने को भारत में कुषाण राजाओं का वैध उत्तराधिकारी सिद्ध करने के लिए शाही उपाधि धारण की। वही एकदम सही बात है, शाही उपाधि धारण करता है और अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाना चाहता है कि मैं उन कुषाण राजाओं का ही उत्तराधिकारी हूँ। और शाही उपाधि कुषाण राजाओं की थी, ये भी एकदम सही बात है। और इसके बीच में अगर हम क्योंकि लगाएं तो हम देखेंगे कि ये इसको एकदम जस्टिफाई कर रहा है। यानी कि अगर हम इस पूरे दोनों सेंटेंस को एक साथ इस तरह से पढ़ें कि हूण शासक तोरमान ने अपने को भारत में कुषाण राजाओं का वैध उत्तराधिकारी सिद्ध करने के लिए शाही उपाधि धारण की, क्योंकि शाही उपाधि कुषाण राजाओं की थी। तो एकदम सही बात है, दोनों की दोनों एकदम सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। 8वां प्रश्न है, मौखरी राजवंश के इन शासकों को कालक्रम में लगाएं। हरिवर्मा, ग्रहवर्मा, आदित्य वर्मा, अवंती वर्मा। तो सबसे पहले हरिवर्मा का अगर हम देखें तो ये इसके संस्थापक है। हरिवर्मा जो है ये इसके संस्थापक हैं। और आपको ये हमेशा याद रखना है ग्रहवर्मा जो है लास्ट रूलर है, क्योंकि इसकी जब हत्या होती है, जब देवगुप्त इसकी हत्या कर देता है तो उसके बाद हर्षवर्धन कन्नौज के पूरे जो मौखरी वंश वहाँ पे समाप्त हो जाता है और कन्नौज का पूरा जो क्षेत्र है वो अपने शासनकाल में ले लेता है। तो सबसे पहले आ जाएगा 1 और आखिरी में आएगा 2। अब ये जो 2 बच जाते हैं आदित्य वर्मा और अवंती वर्मा, ये इन दोनों के बीच में शासन करते हैं। और ये कब शासन करते हैं? ये जो संस्थापक है हरिवर्मा, ये आदित्य वर्मा जो है इसी का बेटा है। यानी कि हरिवर्मा के बाद आ जाएगा आदित्य वर्मा, यानी कि 1 के बाद आ जाएगा 3। और ये जो ग्रहवर्मा है जो लास्ट रूलर है ये अवंती वर्मा का पुत्र है, तो इसके बाद आ जाएगा 4, यानी कि 1 3 4 2 हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये याद रखना है, हरिवर्मा के बाद आदित्य वर्मा है। और ये जो मौखरी वंश के जो जितने भी स्टार्टिंग के 3-4 रूलर हैं उनका उत्तर गुप्त के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित रहता है 3 सदी तक, क्योंकि दोनों के दोनों सामंती स्थिति में थे और अपने आप को मजबूत करना चाहते थे। जैसे ही वो दोनों मजबूत हो जाते हैं उसके बाद फिर उत्तर गुप्त शासक और मौखरी वंश के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। 9वां प्रश्न है, इनमें से किस स्थान से मौखरी राजवंश की मुद्राओं का ढेर प्रकाश में आया है? कन्नौज, देवरिया, बाराबंकी, फैजाबाद।
तो एक जगह है उत्तर प्रदेश में ही जिसका नाम है भिटौरा। ये हाल फिलहाल की बात है कि यहाँ भिटौरा के पास जो है एक मुद्रा का ढेर प्रकाश में आया है जिसको मौखरी वंश का माना गया है और ये फैज़ाबाद के पास है, फैज़ाबाद ज़िले के पास है। और यहाँ पे एक विशेष बात ये है कि इसमें राजाओं के नाम के साथ साथ तिथि भी खुदी हुई हैं, अंकित हैं। तो इससे हमको मौखरी वंश के जो राजवंश हैं और जो राजा हैं उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और जो कन्नौज था ये उनकी कैपिटल थी, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, राजधानी उनकी कन्नौज थी। कन्नौज के मौखरी वंश बोलते हैं इसीलिए। और देवरिया से भी एक लेख मिला है जिस जगह से मिला उस जगह का नाम है सूहनाग। तो देवरिया ज़िला जो है वहाँ पे एक जगह है सूहनाग, और सूहनाग से हमको एक लेख मिलता है मौखरी वंश का, जिससे हमको उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा बाराबंकी के पास भी एक जगह है हरहा नाम की। तो हरहा नाम से भी जो जगह है वहाँ से भी हमको एक लेख मिलता है जिसमें हमको हरि वर्मा और ईश्वर वर्मा और ईशान वर्मा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, किस उत्तर गुप्त शासक के काल में चीनी यात्री वांग हुएनसे ने 2 बार भारत की यात्रा की? हमको हुएनसांग पता है, हमको फाहियान पता है, हमको बहुत सारे नाम पता हैं चीनी यात्रियों के, लेकिन चीनी यात्री वांग हुएनसे की बात कर रहा है और शायद ये आपने ना भी सुना हो। तो किस शासक के समय में हुआ? कुमारगुप्त, महासेन गुप्त, ये गलती से लिख गया है, महासेन गुप्त है, महासेन गुप्त, माधव गुप्त या आदित्य सेन। ये जो चीनी यात्री आता है उत्तर गुप्त शासक के समय ये आता है आदित्य सेन के समय, और ये करीब 655 ईस्वी से 670 ईस्वी के बीच में शासन करता है आदित्य सेन। और इसके बारे में ये बताता है, जो चीनी यात्री है कहता है कि आदित्य सेन ने बौद्ध विहारों को बहुत ज़्यादा अनुदान दिए हैं, और ये 2 बार यात्रा करता है, दोनों बार इसकी सहायता जो है आदित्य सेन करता है। तो आदित्य सेन, जैसे कि मैंने बताया आपको, परम भागवत इसकी उपाधि भी है और वैष्णव था, लेकिन ये यहाँ से धार्मिक सहिष्णुता दिखाता है और ये कुछ समय के लिए मगध में एक बहुत ही स्थिर राजनीति का यहाँ पे स्थापन करता है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।